नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए नीलम कुलश्रेष्ठ जी की लिखी कहानी चांद आज भी बहुत दूर है। संजय की मामी का चेहरा फक पड़ गया, जैसे चलती गाड़ी में से उन्हें किसी ने धक्का दे दिया हो। क्या कहा? तुम करवा चौथ नहीं रखोगी? सुहागिन होकर मेरे बेटे के लिए अपशगुन करोगी? उसने दबी जबान में कहा था। माँ जी, आपसे या मुझसे संजय का कौन शुभचिंतक हो सकता है, लेकिन मैं ही क्यों अपनी वफादारी का सबूत दूं? हाँ मम्मी, यह जिद कर रही है कि मैं भी इसके साथ व्रत रखूं, नहीं तो यह भी व्रत नहीं रखेगी। तो रख लेना तू भी। पत्नी व्रत निभाते हुए करवा चौथ का व्रत, मम्मी ने कड़वे स्वर में कहा था। आप तो जानती हैं कि मैं भूखा नहीं रह सकता। इसकी मर्जी है यह व्रत रखे ना रखे। मम्मी, जब मैं परवाह नहीं कर रहा तो आप क्यों चिंता कर रही हैं? संजय अधिक विवाद में पड़ना नहीं चाह रहा था। तौलिया उठाकर बाथरूम में चला गया था। वह तो तैयार थी। उसने चाय का प्याला खिसकाकर उठना चाहा तो उन्होंने पापा जी से शिकायत की। आप घर के मुखिया हैं, कुछ सुन रहे हैं? घर की बहू करवा चौथ का व्रत नहीं रख रही है। पापा जी ने अखबार के पीछे से ही उत्तर दिया था। आजकल के बच्चे हैं, उन्हें अपनी तरह से जीने दो। तुम अपना खून क्यों जलाती हो? इससे संजय के लिए अपशगुन होता है। आप तो कुछ कहिए। संजय 4-5 बरस ज्योति को जानने के बाद ब्याह कर लाया है। उसे अच्छी तरह पहचानता है। उनके बीच में मैं क्यों पड़ूं? ससुर के उत्तर से उसने राहत की सांस ली। उसने की होल्डर में लटके स्कूटर की चाबी उतारते हुए घड़ी देखी। वह आज भी 15 मिनट लेट थी। पंकज की खिसियानी सूरत उसे बहुत याद आ रही थी। डबडबाई आंखों में बस उसका चेहरा ही तैर रहा था। पता नहीं उसे बिस्तर पर पड़े पड़े रोते हुए कितनी देर हो गई। वह घिसटती हुई बाथरूम की तरफ गई। वह मुंह पर छींटे मारने लगी। तब भी पंकज का चेहरा आंखों से नहीं धो पाई। माँ के घर भी ऐसा ही हंगामा हुआ था उस दिन, जिस दिन उसने पंकज को राखी बांधने से इनकार कर दिया था। तब शायद वह 14 बरस की थी। माँ उसके कमरे में घुस आई थी। पीछे से दुबला पतला पंकज रोनी सूरत लिए आ गया था। माँ क्रोध में बोली थी, क्यों, तूने कहा था तू राखी नहीं बांधेगी? हाँ। वह सफेद कुर्ते सलवार में जॉगिंग कर रही थी। लेकिन अब तक तो बांधती आ रही है। एक नासमझी के कारण। आजकल लड़के लड़कियां बराबर हैं। भाई की कलाई पर राखी बांधकर उससे रक्षा की भीख क्यों मांगूं? कैसी बहन है? माँ विस्फारित आंखों से उसे देखती रह गई थी। उसे मजाक सूझा था। वह अपने दुबले पतले भाई पर कराटे का जोरदार वार करते हुए बोली थी, ये पिद्दी मेरी क्या रक्षा करेगा? ये पिद्दी मेरी क्या रक्षा करेगा? मैं ही इसके काम आऊंगी। कराटे का वार जरा जोर से पड़ गया था। पंकज दर्द से ऐंठता हुआ जमीन पर बैठ गया था। अले अले, मेरे लाजा को जला जोल से चोट लग गई है ना? तब उसे मनाने के लिए वह साइकिल पर कॉलोनी में घुमाती फिरती रही थी। अपनी जेब से 5 रुपए की आइसक्रीम खिलानी पड़ी सो अलग। शाम को पिताजी के आने पर माँ जैसे बरस पड़ी थी। पता है आपकी लाडली ने क्या किया है? क्या? वह वॉश बेसिन पर हाथ धो रहे थे। उन्होंने उसकी तरफ घूमकर देखा। आज ज्योति ने पंकज को राखी नहीं बांधी है। वह कहती है कि क्या वह कोई कमजोर प्राणी है जो रक्षा की भीख मांगेगी? ज्योति ने ऐसा कहा है। वह नैपकिन से हाथ पोंछते हुए सीधे उसके पास चले आए थे। उसका माथा चूमते हुए बोले थे, मैं तुम्हें ऐसा ही देखना चाहता था, एक चेतन प्राणी के रूप में। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बेटी ने आंचल वाली आंसू भरी नारी से मुक्त होने की घोषणा कर दी है। मतलब यह कि वह जो कर रही है सही कर रही है? माँ छटपटाई थी। हाँ, जानती हो क्यों? मेरी माँ मेरे बाबूजी का निर्णय मानती थी। तुम जरा सी बात के निर्णय के लिए मेरा मुंह देखती रहती हो। मेरी 14 वर्ष की बेटी ने स्वतंत्र होकर एक व्यक्ति के रूप में इतना बड़ा निर्णय लिया है। यह मेरे अभिमान का दिन है।
तब 10 वर्ष का पंकज कुछ समझा या नहीं समझा, लेकिन माँ के गले से यह सब उतरने वाला नहीं था। मुंह धोने के बाद भी कुछ काम करने का दिल नहीं हुआ। वह फिर निढाल बिस्तर पर बैठ गईं। एक दिन में दुनिया कैसे बदल जाती है। लगता है जैसे आज तक की उसकी सोच, उसकी विचारधारा पर जैसे किसी ने तमाचा जड़कर रख दिया हो। करवा चौथ वाले दिन जब सास को रोस्ट करके आई थी तो ऑफिस में सिंघानिया ज्वेलर्स के घर का नक्शा बनाने में उसका दिल नहीं लग रहा था। सास का उतरा हुआ खिसियाया चेहरा याद करके मन में बार बार एक कील सी चुभ रही थी। उस नक्शे का कागज उसने रोल करके रख दिया। कल जब मन स्थिर होगा तब बनाएगी। वह एक मामूली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का नक्शा लेकर बैठ गई। थोड़ा बहुत काम करने के बाद वह 3 बजे छुट्टी लेकर घर चली गई। मम्मी ने ही दरवाज़ा खोला था। तुम? हाँ मम्मी, आज आपका व्रत है ना, इसलिए शाम का खाना मैं ही बनाऊंगी। नहीं नहीं, तुम क्यों मेरे व्रत में खाना बनाओगी? आज तो होटल में जाकर मटन सटन खाओ। मम्मी, मैं जानती हूँ कि आप नाराज हैं, लेकिन पापा ने मुझे एक व्यक्ति के रूप में स्वतंत्रता दी। संजय भी ऐसे ही हैं। व्रत न रखने के लिए आप मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आप पलंग पर से नहीं उतरेंगी। उसने चाय पीकर थोड़ा आराम करके शाम 7:30 बजे तक सारा खाना बना डाला। पूजा के लिए सूजी का हलवा बनाना नहीं भूली। उधर मम्मी के कागज पर बनी करवा चौथ दीवार पर चिपका दी। उसके सामने फर्श को मिट्टी से लीप कर आटे का चौक बनाकर मिट्टी की गौर उस पर रख दी। गौर पर बिंदी लगाकर उसे नए कपड़े का आंचल उड़ा दिया। वह किसी बच्चे की तरह ठुनकते हुए बोली, मम्मी आज मैं आपको सजाऊंगी। उसने अपने हाथों से साड़ी प्रेस की, उनके बालों में अपना बाजार से लाया गजरा लगाया, पैरों में नेल पॉलिश व आलता भी स्वयं लगाने बैठ गई। इतनी मक्खनबाजी के बीच उसे पता लग रहा था कि उसकी सास का अहम अब भी आहत है कि हमारी परंपराओं को उखाड़ने तो कहाँ से चली आई। मम्मी चांद को अर्घ चढ़ाते समय बोली थी, बहू व्रत नहीं रखा, पूजा नहीं की, चांद को तो अर्घ चढ़ा ही दो। वह भरसक अपना स्वर नरम बनाते हुए बोली थी, मम्मी चांद पर आदमी पहुंच चुका है, वहां कंकड़ पत्थर के अलावा कुछ नहीं, तो फिर किस श्रद्धा से उसकी पूजा करूं? कुछ मत करो, जो मन में आए वही करो। वे पूजा की थाली उठाए बड़बड़ाते हुए सीढ़ियां चढ़ गईं। उसके ससुर ने उसके पास आकर सिर पर शाबाशी भरी थपकी दी थी। संजय से तुम्हारे बारे में सुनता था, लेकिन सच ही मुझे खुशी है कि एक जागरूक व्यक्ति के रूप में तुम हमारे घर आई हो। पापा जी, मैं भी किस्मत वाली हूँ, मुझे भी तो अपने पिताजी के घर जैसा खुला वातावरण मिला। शादी के बाद एक दूसरी तरह की परितृप्ति थी उसके मन में। उसके जीवन में संजय जैसा बेलौस साथी, ऑफिस में सभ्य सुसंस्कृत वातावरण। वह हैरान इस बात पर रह जाती थी कि भारत जैसे गरीब देश में लोगों के पास पैसा कहाँ से चला आ रहा है कि वे लाखों रुपए तो अपने मकान की डिजाइन बनवाने में ही खर्च कर देते हैं। चीफ मुलगांवकर की कुशाग्र बुद्धि पर वह पहली बार ही प्रभावित हो गई थी। उसने अपने इंटरव्यू के समय डरते डरते उनके ऑफिस में प्रवेश किया था। मन ही मन स्थापत्य की कठिन से कठिन शैलियां दोहराती रही थी। पता नहीं क्या पूछ बैठे। जब उन्हें पता लगा कि उसने विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष में 3रा स्थान प्राप्त किया है, तो उन्होंने उससे कुछ नहीं पूछा था, बस सामने वाले कागज पर एक लाइन भर खींचने को कहा था। उसकी एक सीधी लाइन की सुघड़ता से उसकी स्थापत्य कला की प्रतिभा को पहचान कर उन्होंने उसे 25 प्रत्याशियों में से चुन लिया था। वह भी मेहनत से काम करती थी। सिंघानिया ज्वेलर्स के बंगले की डिजाइन भी वह पूरी तन्मय होकर बनाना चाहती थी, जिससे चीफ के मुंह से वाह निकल सके। उनकी वाह का मतलब होता है एक बोनस चेक, इसलिए आर्किटेक्ट कम तनख्वाह पाकर भी उनके यहाँ काम करना पसंद करते हैं। जब उसे विशेष काम मिलता तो अपनी पूरी संतुष्टि के लिए थर्मोकोल गत्ते, प्लास्टिक या माचिस की तिल्लियों से इमारत का पूरा मॉडल बना लेती। मेहुल उसे चिढ़ाता भी था, लगता है तुम तो सपने में भी मॉडल बनाती रहती हो। इधर नक्शा तैयार किया, उधर फटाफट मॉडल तैयार। अपने को तो पेंसिल से नक्शा बनाने के बाद ऐसा लगता है कि जान छूटी। तब शीना बीच में कूद पड़ती है,
तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम्हें इतनी जीनियस आर्किटेक्ट के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। नीलेश चुटकी लेता है। यह इतनी मेहनत इसलिए कर रही है जिससे बॉस से अधिक बोनस चेक झटक सके, खुद का एक न्यारा बंगला बना सके। वह इत्मीनान से थर्मोकॉल के टुकड़ों पर खिड़की के डिजाइन बनाती उत्तर देती, तुम दोनों बच्चे काफी समझदार हो, तुमने ठीक पहचाना। मेरा सबसे बड़ा सपना है कि मेरा भी एक प्यारा सा बंगला हो, चाहे छोटा ही सही। सड़क पर जाने वाला हर एक व्यक्ति एक बार तो ठिठक कर सोचे कि यह डिजाइन किसने तैयार की है। वैसे घबराओ मत, अपने बंगले की उद्घाटन पार्टी में तुम सबको बुलाना नहीं भूलूंगी। सब एक स्वर में बोले थे, तुम्हारे घर के वास्तु में हम सब जरूर आएंगे, अपने सारे काम छोड़कर। उसकी आंखें हैरत से फट गईं। सारा काम छोड़कर क्यों? क्योंकि तुम्हारे वास्तु में चांदला भेंट के रूप में नहीं देना पड़ेगा। नहीं नहीं, तुम लोगों को अपने प्रदेश का रिवाज नहीं छोड़ना चाहिए। तुम सब चांदला लेकर जरूर आना। मैं तुम लोगों का अपमान नहीं करना चाहती, और किसी से चांदला लो न लूं, तुमसे जरूर लूंगी। जिंदगी जैसे हंसती खिलखिलाती सरसराती बहती जा रही थी। बस कभी कभी उसे लगता है कि उसके चीफ उसमें जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। वह उनसे कुछ ऐसे दृढ़ विश्वास से व्यवहार करती कि वे कुछ हल्की फुल्की बात करना भी चाहते तो वह तुरंत मकान के डिजाइन की रूखी सूखी बातें करने लगती। चीफ उन दिनों बहुत खुश थे। शहर के बहुत बड़े स्टील के व्यापारी दादू भाई इंटरप्राइजेस का काम हाथ लगा था। वह पूरी तरह सावधानी से टीम वर्क करना चाहते थे, कहीं भी कोई ढील नहीं छोड़ना चाहते थे कि उन लोगों को शिकायत का मौका मिले। नक्शे की डिजाइनिंग के साथ साथ उसके इंटीरियर डेकोरेशन का काम उसे ही सौंपा था। दादू भाई ने जमीन घूम घाम कर दिखाई थी कि वे कहाँ क्या बनवाना चाहते हैं। उस खुली खुली जमीन को देखकर उसका मन भी मुग्ध हो गया था, उनके ही सपनों में उलझ रही थी। संजय का व्यवसाय यदि जम जाए, वह और मेहनत करे तो कभी ऐसी बड़ी खुली जगह पर अपना घर बनवाएगी। चीफ अपनी कार में लौटते हुए बहुत खुश थे। उन्होंने गुनगुनाते हुए घोषणा की थी, आज तुम सबका मेरी तरफ से लंच। नीता ने कोहनी मारी थी, इस मक्खी चूस मधुमक्खी के छत्ते से अचानक शहद कैसे टपक पड़ा। महंगे होटल में खाना खाने के बाद नीता व मेहुल बॉस के मूड का पूरा पूरा फायदा उठा अपने घर के पास होने का बहाना लेकर रास्ते में एक एक कर उतर के खिसक लिए। उसका दिमाग अभी तक दादू भाई इंटरप्राइजेस के नक्शे में उलझा था। कुछ बातें अभी भी साफ नहीं थीं। वह बहुत गंभीरता से चीफ से उन पर बहस करना चाहती थी। थोड़ी दूर जाने पर चीफ ने कार धीमी कर दी। कार के स्टीयरिंग पर हाथ रखे हुए उन्होंने पीछे घूमकर देखा। वो सामने से जो तीसरा स्काई स्क्रैपर देख रही हो ना? जी, इसी में मैंने एक नया फ्लैट खरीदा है। रियली? कांग्रेट्स। लोकेशन बहुत अच्छी है। वह उसे तौलती नजरों से देखने लगे थे। मैंने अपनी फैमिली अभी वहां शिफ्ट नहीं की है। आपका मूड हो तो वहां चला जाए, चाबी मेरे पास है। उन्होंने एक हाथ से स्टीयरिंग संभाली, दूसरा पैंट की जेब में डालकर फ्लैट की चाबी उसके सामने लटका दी। वह हतप्रभ क्या, बिल्कुल काट हो गई। उन्होंने ऐसा सोच भी कैसे लिया? एक गुस्से की चिंगारी से उसके होठ फड़फड़ा उठे। व्हाट डू यू मीन बाई मूड? आपने मुझे समझ क्या रखा है? मैंने तो तुम्हें बहुत कुछ समझ रखा है, लेकिन शायद तुम्हें कुछ समझना नहीं चाहती, या जानबूझकर बन रही हो। व्हाट डू यू मीन? इतने सारे मुझसे बोनस चेक ले चुकी हो और आज मतलब पूछ रही हो? बोनस चेक देना ऑफिस का नियम है। बीइंग अ फाइन आर्किटेक्ट आई डिजर्व फॉर दैट। तुम डिजर्व तो बहुत कुछ करती हो, कभी अपने आप को पहचाना है? उन्होंने उस पर भद्दी दृष्टि डाली। मुझे पता होता कि बोनस चेक मेरे काम के लिए नहीं मिल रहे, बल्कि मेहरबानी करके आप मुझे दे रहे हैं, तो मैं उसी समय इन्हें फाड़कर आपके मुंह पर फेंक जाती, मिस्टर मूलगांवकर। क्या तुम समझती नहीं थी कि इतने भारी भरकम चेक क्या फालतू ही कोई लुटाता रहेगा क्या? मेरी यह पहली नौकरी है, आगे के लिए यह बात समझ में आ जाएगी। जरूरी थोड़े ही है सब आप जैसे ही हो। आई एम वर्किंग इन योर ऑफिस एज अ पर्सन, नॉट एज अ फीमेल।
गाड़ी तेज करिए, सीधे ऑफिस चलिए। उसके घृणा से लबालब भरे स्वर में पता नहीं कैसा आत्मविश्वास था कि मूल गांवकर ने सिर पिटाकर एक्सलेटर पर पांव रख दिया। ऑफिस से अपना स्कूटर उठाकर रास्ता पार करती वह आज किस तरह घर पहुंची है उसे होश नहीं। आज पहली बार पलंग पर उल्टी लेट वह सिसक रही है। एक तीखी घृणा ने उसे अंदर तक हिला दिया है। वह अंदर तक बेहद आहत व अपमानित महसूस कर रही है। शाम को संजय ऑफिस से आकर उसकी सूजी आंखें देखकर चौंक उठते हैं। यह क्या हालत बना ली है? वह उसके गले में बाहें डालकर हिचकी भर भर कर रो उठती है। उन्हीं सिसकियों के बीच उसने उन्हें वह सब कुछ कह सुनाया। संजय से पत्नी का अपमानित चेहरा देखा नहीं जा रहा था, लेकिन उन्होंने अपने को सहज बनाते हुए कहा, इतनी सी बात के लिए रो रही हो? मैं तुम्हें औरों से अलग समझता था। भाई, मैं तो यही मानता हूं कि गिरते हैं शहसवार ही मैदानी जंग में। तुम शायद मेरी पीड़ा, मेरा अपमान नहीं समझ सकते। आज मैंने जीवन में पहली बार जाना है मैं स्त्री हूं, मात्र एक स्त्री। मैं मूल गांवकर आर्किटेक्ट्स में अब फिर पांव भी नहीं रखूंगी। तुम इतनी क्यों हताश हो रही हो? तो तुमसे कहता कौन है कि नौकरी करो? तुम जानते हो मैं घर पर खाली नहीं बैठ सकती। जब मन स्थिर हो जाए तो दूसरी नौकरी ढूंढ लेना। संजय अपनी बाहों से उसके कंधे घेर लेता है। वही सहारा उसे बेहद राहत पहुंचाता है। उसे पहली बार लगता है क्यों सिर्फ नारी बहन के रूप में भाई की कलाई पर राखी बांधती है। क्यों सिर्फ नारी पति पुरुष का फूलों के हार से बांधने की पहल करती है। उसे लगता है वह इसी सुदृढ़ सहारे पर टिकी ऐसी स्थितियों से जूझती कहीं दूर निकल जाएगी। इस घटना के बाद अगले हफ्ते वह रसोई में सबके लिए नाश्ता तैयार कर रही है। मम्मी वहीं आकर कहती हैं, आज मेरे लिए चाय व नाश्ता मत बनाना, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। मम्मी, आज मैं भी करवा चौथ का व्रत रखूंगी। वह निरीह दृष्टि से उन्हें देखती है। क्या तुम करवा चौथ का व्रत रखोगी? उनका चेहरा एक उत्तेजित खुशी से छलछला आया है। लेकिन तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई व्रत रखने की? बस ऐसे ही अंदर से मन हो रहा है। ठीक है, तो तुम जाकर आराम करो, मैं नाश्ता बना देती हूँ। वे उत्साह से छलकती हुई उसे रसोई से बाहर कर देती हैं। वह रात को शादी का गोटा जड़ा लहंगा पहने, माथे पर बड़ी सी चमकती बिंदी लगाए, पैरों में आलता सजाए, सास के साथ पायल छनकाती सीढ़ियों पर चढ़ जाती है। चांद को देखकर असमंजस की स्थिति में है। कितनी बार कंकड़ पत्थर गड्ढे वाले चांद को अर्ध देती माँ का मजाक उड़ाया है। माँ हमेशा वही उत्तर देती थी, हो आया होगा आदमी चांद पर, हम तो इस जन्म में वहां पर पहुंचने वाले नहीं हैं। रात्रि के अंधकार को अपनी चांदनी से नष्ट करने वाले चांद को यदि मैं सृष्टिकर्ता का रूप मान अपने सुहाग की कामना करते हुए जल चढ़ा रही हूं तो क्या बुरा कर रही हूं? अब बहू, तुम भी यहां जल चढ़ा दो। सास के स्वर से उसकी तंद्रा टूटती है। वह भी ढेरों चूड़ी पहने हुए हाथ से करवे से चांद के सामने जल चढ़ाने लगती है। उसे लगता है करवा चौथ या रक्षाबंधन उसकी बेड़ियां नहीं हैं, सिर्फ उस धारणा के प्रतीक चिन्ह हैं जो युग युगांतर से अविरत चली आ रही नारी के इर्द गिर्द नारित्व की सूक्ष्म शाश्वत सीमा रेखा खींचते आए हैं, जिनके पार स्कूटर या हीरो होंडा पर बैठकर तेज गति से आज भी जाया नहीं जा सकता। चंद्रमा के धवल रूप पर कागज लगी नजर टिकाए उसके मन में दर्द की भारी लकीर लहक रही है। सृष्टि के जननहार सृष्टिकर्ता ने उसकी देह को सर्वोच्च सम्मान दिया है। वही जननहारी अपनी देह रचना के कारण कभी भी अपमानित की जा सकती है। बड़ा विद्रूप मजाक सा लगता है ना, लेकिन जीवन का यही नियम है। जीवन की कोई भी बड़ी उपलब्धि अपना पूरा पूरा मोल लेती है ना। अभी आप सुन रहे थे नीलम कुलश्रेष्ठ जी की लिखी कहानी चांद आज भी बहुत दूर है।